नमस्कार, यूपी स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। सीधे ले चलते आपको लखनऊ में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसके अलावा वहां पर कुछ और विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, वहां पे नदी काफी चौड़ी है। अगर हम नदी को वहां पे ड्रेजिंग करें और ड्रेजिंग करके नदी को चैनलाइज कर लें तो मैं मानता हूं कि इसका समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा साहब देखिए, एक तरफ हम करेंगे तो उधर गोंडा के लोग विरोध करेंगे, इधर बाराबंकी के लोग विरोध करेंगे। मैंने कहा बीच में ले लीजिए ना। मैंने कहा ड्रेजर कहीं किराए पे आपको मिल सकता, लीजिए। तो विभाग ने कहा साहब हमारे पास 2 ड्रेजर हैं। मैंने कहा कभी उपयोग हुए? कहा नहीं। तो मैंने कहा क्यों खरीदे गए थे? अगले 1 सप्ताह के अंदर ड्रेजर वहां पहुंचे। 12 से 15 किलोमीटर लंबा एक चैनल बनाया गया बीच में, और पूरी नदी वहां पर उसके साथ जुड़ गई। 100 करोड़ रुपए जहां खर्च होने थे पहले वर्ष, मात्र 5 करोड़ रुपए में हम उस समस्या का समाधान किए। और आज समस्या, यानी आप देख रहे होंगे पिछले 5 वर्षों में, 5.5 वर्षों में इस बार भी 8 लाख क्यूसिक वाटर सरयू नदी में जा रहा था। लेकिन उन क्षेत्रों में नदी को चैनलाइज करने के बाद बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो गया। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले 38 जनपद थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। अगर मैं गत वर्ष की बात करूं तो ये मात्र 4 जनपदों तक सीमित हो गया है। प्रबंधन और उसके साथ नेक नियति, यह एक संबंधित विभाग से जुड़ी हुई, और दूसरा समय पर किए गए प्रयास। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यूपी के अंदर कार्य कर रही है। एनडीआरएफ वाराणसी और गाजियाबाद में काम कर रही है। एसडीआरएफ की 3 बटालियन हम लोगों ने 2017 में गठित की थी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं लखनऊ में, जहां पर लखनऊ में वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सरयू नदी की उन्होंने बात की है कि किस तरह से विकास कार्यों में सरयू नदी का पानी लगातार लोगों तक पहुंच रहा है। साथ ही सम्मेलन में 9 राज्य इसमें शामिल भी हुए हैं। तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्रीय सम्मेलन का ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो सम्मेलन में 9 राज्यों को भी शामिल किया गया है। तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्रीय सम्मेलन का ये कार्यक्रम है। करना चाहिए। पाठ्यक्रम से सारे विषय हटा दिए गए। एक अच्छी शुरुआत है आपदा मित्रों की तैनाती और उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम, और मुझे लगता है इसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के साथ साथ स्कूली पाठ्यक्रम और उन बच्चों की ट्रेनिंग ग्राम पंचायतों के इसके साथ जोड़ना है। दूसरा, मैंने एसडीएमए के सामने एक बात और कही थी। आकाशीय बिजली से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, और वह भी आप देखते होंगे कि आकाशीय बिजली से जो भी मौतें होती हैं उसमें 75 से 90% मौतें हमारे 2 जनपदों में होती हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। इन दोनों जनपदों में मौतें होती हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम वहां लगाना है, और ये संभव है। तकनीक आज विकसित हो चुकी है। इस दिशा में प्रयास करते हुए हम लोग बड़े पैमाने पर जनहानि को रोक सकते हैं, और इस दिशा में एसडीएमए उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए आने वाले समय में कम से कम 4 से 6 घंटे पहले अगर हम उस क्षेत्र में सायरन बजाने या वहां पर कोई और अलर्ट उन लोगों को हम देने की कोई व्यवस्था कर सकते हैं, तो बड़े पैमाने पे मौतें
रोकी जा सकते हैं। एक दिन तो 2 वर्ष पहले की घटना है, आपने देखा होगा जब एक ही दिन में लगभग 85 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 35 यूपी के थे और शेष बिहार के अंदर भी घटना उसी दिन घटित हुई थी। एक साथ आकाशीय बिजली से मौतें हुई थी। ये बड़े पैमाने पे होती है और उसमें से जो मौतें हुई थी सब मिर्जापुर और सोनभद्र में मौतें हुई थी। बुंदेलखंड में 1-2 थी, लेकिन ज्यादातर ये उसी क्षेत्र में हुई थी और बिहार के अंदर भी 1-2 जनपदों के अंदर ये घटनाएं घटित हुई थी। अग्निकांड से जुड़ी हुई घटनाओं को भी ध्यान में रख करके हम इसके बारे में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और इसको सभी को जोड़ना चाहिए। दूसरा, जब हम आपदा की बात करते हैं तो भारतीय मनीषा ने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। एक को आधिदैविक के रूप में माना है, जिसको हम दैवीय आपदा मान लेते हैं, जिसको आप आपदा मान लेते हैं। एक आदि भौतिक है, किसी हिंसक प्राणी के द्वारा किया जाने वाला नुकसान। आप देखते होंगे कि हमारे जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, जहां पे हमारी सेंचुरीज हैं, उसके आसपास अक्सर जंगली जानवरों के हमले से मनुष्य और जंगली जानवरों के आपसी द्वंद्व के कारण बहुत बार जन धन की हानि होती है। उसको भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आपदा की श्रेणी में डाला है। तीसरा है आध्यात्मिक, जो किसी भी शारीरिक और मानसिक व्याधि के कारण नुकसान होता है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, हजारों मौतें हुई। दुनिया के अंदर एक वायरस ने, एक अदृश्य वायरस ने पूरी दुनिया को लिटा के रख दिया, बांध दिया, और उस दौरान समय से लिए गए निर्णय और समय पर की गई कार्रवाई के बेहतर परिणाम रहे हैं। भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर एक मॉडल के रूप में देखा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय समय पर जो निर्णय लिए जाते रहे और स्वयं पूरे अभियान को उन्होंने स्वयं लीड किया, परिणाम भारत के पक्ष में था। दुनिया के तमाम विकसित देश जिनका नेतृत्व उन्हें लीड नहीं कर पाया, वे पिछड़ते हुए दिखाई दे, वहां लाखों की संख्या में मौतें होती हुई दिखाई दी। सड़क दुर्घटना इसमें से एक चुनौती हम सबके सामने है। मुझे बताते हुए एक बहुत दुखद सच है कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 से लेकर के आज की तिथि तक 23,631 कुल मौतें कोविड महामारी से हुई। लेकिन पिछले 2.5 वर्ष के अंदर कोरोना जैसी महामारी ने, जिसने पूरी दुनिया को पस्त कर दिया था, उस महामारी से मौतें होती हैं 23,600, और सड़क दुर्घटना में अकेले उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 22,000 से अधिक मौतें होती हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके सामने, और मेरा मानना है अवेयरनेस का अभाव है। सड़क इंजीनियरिंग की कुछ जगह कमी हो सकती है, लेकिन अवेयरनेस भी इसमें कहीं ना कहीं, लोग हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे, सीट बेल्ट लगा के नहीं चलेंगे, ओवर स्पीडिंग होगी, शराब पी करके वाहन चलाएंगे। थोड़ी भी हम उन लोगों को इसके बारे में प्रशिक्षित कर लें, थोड़ा भी उनको इसके बारे में जानकारी दिला दें, स्कूल कॉलेजेस के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना लें। आपदा मित्र इन सब के साथ साथ इन सभी के बारे में लोगों को अवगत कराना एक हम लोग हैंडबिल बना करके स्कूल में जाकर के इसके बारे में बताना प्रारंभ कर लेंगे, तो व्यापक पैमाने पे होने वाली जन और धन की हानि को रोका जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि 2 दिनों के तक इन 9 राज्यों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, एनडीएमए और एसडीएमए के सभी अधिकारी और प्रतिनिधिगण अपनी सफलतम जो आपके यहाँ के प्रयोग हैं उन सब पर अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, और इन 2 दिनों के अंदर किसी एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंच करके किसी भी प्रकार की आपदा से होने वाले
जन और धन की हानि को न्यूनतम और फिर जीरो स्तर तक पहुंचाने में आप किसी एक निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचेंगे और उसका व्यापक लाभ आने वाले समय में देश को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ इस 2 दिवसीय क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन की राज्य स्तरीय इन कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं प्रमुख सचिव राजस्व महोदय को मंचासीन अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु आमंत्रित करती हूं। सुन रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपदा प्रबंधन के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि 9 राज्य अन्य भी इसमें शामिल हुए थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपदा द्वारा किस तरह से लोगों को नुकसान हो रहा है, किस तरह से बचाया जा सकता है, तो बचाव से लेकर और किस तरह से नुकसान हो रहा है, उन सभी के बारे में जो है चर्चा की। जनता को इस पर इसके बारे में भी बताया कि किस तरह से कितनी ज़्यादा मुसीबतें आपदा के कारण आती है और किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। तो इसी दौरान उन्होंने सरयू नदी की भी बात की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि सरयू नदी का पानी अब जो है हम किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं, कितना खर्चा इस पे आ रहा है, लोगों तक किस तरह से हम इसे पहुंचाने की कोशिश करें, तो जन जन तक किस तरह से पानी पहुंचाया जा रहा है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो आज आपदा प्रबंधन के क्षेत्रीय सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। तो वहीं प्रदेश में खत्म होंगे कूड़े के ढेर, तो सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। तो पॉइंट यूपी में 3 दिन तक मिशन मोड पर ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला। तो स्वच्छता अभियान चलेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 1 दिसंबर से 75 घंटे का ये अभियान चलाया जाएगा। तो सिलसिलेवार 75 जिले 75 घंटे और 750 निकाय अभियान के तहत चलाया जाएगा। तो निकाय निर्देशालय की ओर से सभी आयुक्तों को पत्र भी भेजा गया है। तो 750 निकायों में कूड़े के संवेदनशील स्थान को चिन्हित किया गया है। तो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स इसी तरह कर दिए जाएंगे। तो साफ सफाई अभियान के तहत इन जगहों का जो है सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। तो डीएम के नेतृत्व में अभियान का समापन समारोह होगा। तो 1 दिसंबर से 75 घंटे तक अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छता अभियान की शुरुआत प्रदेश भर में कर दी गई है। तो प्रदेश में अब कूड़े के ढेर को खत्म करके सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। तो यूपी में 3 दिन तक ये मिशन मोड में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। तो 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो सीएम योगी के निर्देश पर अब 1 दिसंबर से जो है 75 घंटे का यह अभियान चलाया जाएगा और सिलसिलेवार ये चलेगा पूरा अभियान। तो 75 जिले 75 घंटे और 750 निकाय हैं जहां पर ये सिलसिलेवार शुरू हो जाएगा। तो निकाय निदेशालय की ओर से सभी आयुक्तों को पत्र भी भेज दिया गया है और 750 निकायों में कूड़े के संवेदनशील जो स्थान है उन्हें चिन्हित भी कर लिया गया है। तो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं और सफाई अभियान के बाद इन जगहों का अब सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। तो वहीं डीएम के नेतृत्व में इस अभियान का समापन समारोह किया जाएगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखंड प्रताप शाही हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। तो अखंड, स्वच्छता अभियान की एक तरह से शुरुआत कर दी गई है पूरे प्रदेश भर में। बिल्कुल, स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जा रही है और 75 घंटे में ये 3 दिनों का जो अभियान चलाया जाना है, कल से उसकी शुरुआत होगी। ये 1 दिसंबर से ये शुरुआत होनी है और 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय, ये इसकी थीम रखी गई है। इसमें जो नगरीय निकाय निदेशालय है स्वच्छता मिशन का, स्वच्छ भारत मिशन का, उनकी ओर से सभी जो आयुक्त हैं, नगर आयुक्त हैं, उन सभी को पत्र भेज दिए गए हैं। और इसके अलावा जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं उनको पूरी तरीके से खत्म करने की बात कही गई है। तो अखंड, इसके तहत क्या कुछ प्लानिंग जो है की गई है प्रशासन द्वारा भी और किस तरह से इसकी शुरुआत की जाएगी? देखिए, डीएम के मार्गदर्शन में ये पूरी या उसकी अध्यक्षता में ये पूरे अभियान का समापन जिलों में किया जाना है। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो तमाम डीएम है 75 जिलों के, वो सभी को इसकी अध्यक्षता करनी होगी। निकायों में जो कूड़ा इकट्ठा किया जाता है उनके लिए संवेदनशील स्थान जो है गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स, उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए।
स्वच्छ स्थान में उनको परिवर्तित किया जाए, सेल्फी पॉइंट के रूप में उनको विकसित करने की एक तैयारी करने को कहा गया है। और इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन जो नगर निकाय निदेशालय है, उनकी तरफ से सभी नगर आयुक्तों को पत्र भी लिख दिया गया है कि समय सीमा जो 75 घंटे की रखी गई है, उसके अंतर्गत जो अभियान चलाकर इस पूरे मामले की साफ सफाई कराई जाए, पूरे इलाकों की साफ सफाई कराई जाए, उनका सौंदर्यीकरण कराया जाए और कई स्थानों को सेल्फी पॉइंट के तौर पर विकसित किया जाए। तो ये पूरी तैयारी है और इसके चलते 3 जो शीर्ष निकाय हैं उनको बाकायदा सम्मानित करने की भी प्लानिंग है। और इसके लिए जो समय सीमा रखी गई है 75 घंटे की, 75 जिले 75 घंटे और 750 निकाय, उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को 3 अलग अलग श्रेणियों के तहत, जिनमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की जनसंख्या के आधारित पर 5 उप श्रेणियों में राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने की बात भी कही जा रही है। तो अलग अलग श्रेणियों में 5 लोगों को, 5 जगहों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। तो ये जो पोजीशन होगी उसके तहत उनको सम्मानित भी किया जाएगा, उन नगर निगमों को या उन नगर पंचायतों को या जो नगर पालिका परिषद है उनको। तो ये सभी जो तैयारियां हैं, 750 नगर निकाय, 750 75 जिले, 75 घंटे, ये मिशन के मोड में काम करने के लिए पत्र लिखे जा चुके हैं। और जो नेहा शर्मा जो इसकी आयुक्त हैं, उन्होंने लिखा, नगर ये जो अध्यक्ष हैं इसके, उनकी तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है स्वच्छता मिशन की। और ये पूरी तैयारी अब कर ली गई है कि इसको डीएम की निगरानी में, डीएम की अध्यक्षता में इस मिशन को पूरा जी अखंड, क्योंकि संवेदनशील स्थानों की भी बात की जा रही है जिनको चिन्हित किया जाएगा, कहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी और कितने स्थानों को इसमें चिन्हित किया जाएगा? देखिए, किसी एक जगह से शुरुआत होने की बात नहीं है। ये मिशन मोड में चला के प्रत्येक जिले में जो जिलाधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में अलग अलग, चूंकि नगर निकाय हैं, अलग अलग नगर निकाय जिनमें नगर पालिका परिषद भी है, जिनमें नगर पंचायत है और उसके अलावा नगर निगम है। तो इन सभी श्रेणियों में अलग अलग 5 बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले जो नगर निकाय हैं उनको सम्मानित करने तो के लिए अखंड क्या कहा जाए कि क्योंकि नगर निकाय चुनाव भी आने वाले, इसको लेकर ये फैसला किया गया है कहीं ना कहीं, अगर राजनीतिक मायने इसके निकाले जाए तो? देखिए, साफ सफाई तो हमेशा से भी उत्तर प्रदेश सरकार की, अगर यूं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में, और लगातार जिस तरीके से इस समय डेंगू की जो समस्या आई है या और तमाम चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया और इस तरीके के तमाम मुश्किलें जो गंदगी की वजह से उनको लेकर दस्तक अभियान भी चलाया गया। इन सारी चीजों के बीच में ये कड़ी भी कहीं ना कहीं उससे जाके जुड़ती है। हाँ, इसके राजनीतिक मायने अगर निकालने की बात हो तो जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि नगर पंचायतों में या नगर निगमों में या नगर जो पालिका परिषद है उन जगहों पे जो शहरी जो मतदाता है वो कहीं से उसके मन में ये बात बैठे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है या जो विभाग है, मंत्रालय है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में ये प्रतियोगिता कराना या इस तरीके से अभियान चलाना, उससे राजनीतिक उसके निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये सही है कि लगातार मुख्यमंत्री इस तरीके से इस पर जोर देते हैं कि गंदगी हटाई जाए, दस्तक अभियान चलाया जाए, छिड़काव किया जाए, साफ सुरक्षा, यानी कह सकते हैं अखंड एक तरह से इनाम के जरिए एक जागरूकता फैलाने का काम भी किया जा रहा है। ठीक है अखंड, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं। तो गेड़ा स्थापना दिवस कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गेड़ा स्थापना दिवस पर कार्यक्रम ये जो है उसके तहत शिरकत करेंगे। तो गोरखपुर को सीएम 504 करोड़ की सौगात भी देने वाले, उसमें 200 से ज्यादा विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा और गोरखपुर वासियों के लिए एक तोहफा भी लेके आ रहे हैं बड़ा। देखिए, इसमें थोड़ा करेक्शन करना होगा हमें। अभी जो ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रोग्राम में स्कीम के थोड़े चेंजेस लाए गए हैं और वो शाम को वापस आ जाएंगे, लखनऊ आ जाएंगे। और जो उनका कार्यक्रम है आज सुबह से, वो फिलहाल अभी
जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम चल रहा है प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं और उसके बाद फिर इन्हें 12:30 बजे जनसभा में करनी है। जो खतौली मुजफ्फरनगर में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, उसमें जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रस्थान करेंगे मेरठ के लिए। मेरठ पुलिस लाइन में एक जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है वहां पे लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम भी रखा गया है। ये 512 करोड़ की परियोजनाएं हैं और जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। तो मुख्यमंत्री का आज मेरठ और मुजफ्फरनगर दौरा भी है और फिर उसके बाद शाम को गोरखपुर भी पहुंचने का है। जो 3:30 बजे के लगभग मेरठ से वो प्रस्थान करेंगे और 5:15 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो ये शाम का कार्यक्रम है, टीडा के स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, यानी कि मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम आपने बताया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा भी दौरा है आज, तो विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं डिप्टी सीएम। योजनाओं का निरीक्षण भी कर सकते हैं इस दौरान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का आज आगरा का दौरा है, तो विभागीय अधिकारियों के साथ आज उनकी बैठक भी होने वाली है। साथ ही साथ इस दौरान वो योजनाओं का निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दौरे पे दौरे कर रहे हैं। तो आज उनका आगरा का दौरा है, तो विभागीय अधिकारियों के साथ आज उनकी बैठक भी होने वाली है। काफी अहम ये बैठक बताई जा रही है। तो इस दौरान कहा जा रहा है कि योजनाओं का निरीक्षण भी कर सकते हैं डिप्टी सीएम की कितनी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, धरातल पर कितनी दिख रही है, क्या सिर्फ पेपर तक ही ये सीमित है। तो इन सभी योजनाओं का आज वो निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो आज अधिकारियों के साथ उनकी अहम बैठक होने वाली है, काफी ज्यादा ये अहम बताई जा रही है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मयंक त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मयंक, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा है, तो किस तरह से कार्यक्रम देखा जा रहा है पूरा? देखिए, कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर इसमें काफी खास बात मानी जा रही है, क्योंकि गाजियाबाद के बाद आगरा में जब डिप्टी सीएम पहुंचेंगे तो प्रशासनिक अमले के साथ बैठक करेंगे। विकास कार्यों को लेकर जो कार्य योजना पिछले विगत 5 साल से नगर निकाय के लेकर चली आ रही है, उनको लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद तमाम उन चेहरों से भी मिलेंगे जो कि लगातार जो मेयर के लगातार दावेदार हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि पूरा ये चुनाव पूरा जो बैठक है, डिप्टी सीएम का जो दौरा है, वो कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल मयंक, क्योंकि एक तरफ अभी हम एक खबर भी पढ़ रहे थे जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देशित कर दिया है स्वच्छता अभियान के तहत। तो स्वच्छता अभियान के तहत जो है पूरे कूड़े का ढेर प्रदेश भर से हटाया जाएगा, सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर केशव प्रसाद मौर्य को देख लिया जाए तो उनका भी आगरा का दौरा है, जहां पर वो योजनाओं का निरीक्षण कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव को लेकर ही ये मायने निकाले जा रहे हैं इसको लेकर। देखिए, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 1-2 दिन पूर्व जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आगरा आगमन पे आए तो उनका सीधा जो जनता के साथ संवाद था, जो संबोधन था, क्योंकि 30,000 से 40,000 लोग उनको सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ट्रिपल इंजन सरकार जो है शहर के अंदर होनी चाहिए। ट्रिपल सरकार को जो तीसरी सरकार है वो नगर निकाय के चुनाव को लेकर दिशा निर्देशित किया गया। गंदगी, सफाई और तमाम जो सड़कों के खराब रवैया को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चुनाव से पूर्व आगरा की जनता को नगर निकाय चुनाव में लुभाने के लिए तमाम बड़े बड़े चेहरे जो है आगरा में लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।